हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल यानी हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, इसके पोएट है कैरोलिन वेल्स। चलिए देखते हैं रिटन में इस पोएम को। लिखा है कि दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम में कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे आप वाइल्ड एनिमल्स को पहचान पाए, और वो तरीके काफ़ी डेंजरस तरीके हैं जिससे आप वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई या फिर टेल कर सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग, इसका एक सिनोनिम भी है बीस्ट, ये भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टैंजा से, आराम से काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। लाइक पोएट बोलते हैं कि अगर आप, हो सकता है कभी बाई चांस कभी जाए ईस्ट के जंगल्स में। आपको पता है ये अर्थ है, अगर इसको बीचों बीच डिवाइड करें इक्वेटर लाइन, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, वैसे ही अगर इस अर्थ को वर्टिकली डिवाइड कर दें तो ये वाला हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बोला है कि ईस्ट के जंगल्स में, अगर ये ईस्टर्न साइड में जो मेनली एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे इंडिया जैसे हो गया, यहाँ पे एशियन लायन पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि अगर आप इन ईस्ट के जंगल्स में, जैसे कि इंडिया, ईरान, इराक, ऐसे कंट्रीज़ के जंगल्स में जाएंगे और वहाँ पे एंड इफ़ देयर शूट टू यू एडवांस, और वहाँ पे आपके पास चलता हुआ आए, क्या आए, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बहुत ही बड़ा और टॉनी मतलब येलोइश ब्राउन कलर का बीस्ट यानी वाइल्ड एनिमल आए। यहाँ पे टॉनी जो है, ये एशियन लायन का जो फर है ऊपर का, उसका कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, येलोइश ब्राउन कलर का फर होता है, उसलिए टॉनी वर्ड इस्तेमाल किया गया है, समझे। तो बोला है कि पहले अगर आप ईस्ट के जंगल्स में जाएंगे और वहाँ पे आपके पास चलता हुआ एक लार्ज एंड टॉनी बीस्ट अगर आए, और आने का बाद इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। वो जानवर आपके पास, वो बीस्ट आपके पास आने के बाद क्या करे, रोड करे और ऐसा दहाड़े आपके सामने कि आपका प्राण निकल जाए, एज इफ़ यू आर डाइन। ठीक है, खतरनाक, इतना आप डर के मारे मर जाए, इतना खतरनाक अगर उसका दहाड़ हो, तब आपको समझ लेना है कि आपने क्या देखा है, एशियन लायन देखा है। तो पोएट यहाँ पे ये तरीका बता रहे हैं एशियन लायन को आइडेंटिफाई करने का, जो कि काफ़ी कॉमिकल है, काफ़ी ह्यूमरस है बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही समझिए कि ऐसे में आप आइडेंटिफाई करके ही क्या कर लीजिएगा इस तरीके से, जब क्या होगा, वो एनिमल आपको सिर्फ दहाड़ेगा तो नहीं, आपको मार के भी खा जाएगा, आपका प्राण निकल जाएगा। पोएट यहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं आप मर जाएंगे। तो ऐसे में आप इस एनिमल को आइडेंटिफाई करके ही क्या कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। अब इस स्टैंजा से काफ़ी डीप मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, पहला ये ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, दूसरा टॉनी का मीनिंग भी आपने जान लिया, तीसरा सबसे मेन चीज़ है ये लास्ट का 2 लाइन। ये पूरा पोएम जो है वो काफ़ी ह्यूमरस तरीके से लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था। ये पोएम ही है काफ़ी ह्यूमरस। पोएट जो है वो यहाँ पे काफ़ी लाइट हार्टेड लैंग्वेज या फिर टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी आराम से मजाकिया स्वर पे बता रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं वो काफ़ी एक डेंजरस तरीका है एनिमल को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, ये तो हमने समझा। उसके बाद इस लाइन में हम देख रहे हैं कि वो इस तरीके से दहाड़ेगा कि आपका डर का मारे आप मर जाएंगे। ठीक है, इतना खतरनाक उसका रोड होगा। तो उसका रोड को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ये क्या है, प्लेफुल एग्जैजरेशन है। एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो और इसको हम लोग एग्जैजरेशन को ही हाइपरबोले भी बोलते हैं। हाइपरबोले एक पोएटिक डिवाइस हो गया, तो इस लाइन में पोएटिक डिवाइस क्या है, हाइपरबोले है, किसी भी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे लायन का जो रोड है उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, ये बात समझे। इसके बाद आप ये भी समझिए, आयरनी भी है इस लास्ट के 2 लाइन में। आयरनी का मतलब होता है बोला कुछ और जाए लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि वो लायन ऐसे दहाड़ेगा कि आपका प्राण निकल जाएगा, तब आपको ये समझ लेना है कि वो आपने जो देखा है वो क्या है, एशियन लायन है। आप यहाँ पे जो आयरनी है वो है सिचुएशनल आयरनी। इस सिचुएशन को समझिए, ये सिचुएशन में जब आपके सामने एक लायन खड़ा है, आप क्या उसको आइडेंटिफाई करने का, उसका फीचर देखने की कोशिश करेंगे या फिर खुद को बचाने का कोशिश करेंगे? तो ऑब्वियस बात है आप खुद को सर्वाइव कराने का कोशिश करेंगे। ये जो सिचुएशन है वो एक काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है।
इस सिचुएशन में आपका प्राइमरी पर्पस क्या होगा? सर्वाइव करना, ना कि लायन को आइडेंटिफाई करना। समझ रहे हैं? वही यहाँ पे ये 2 लाइन में आयरनी है। समझे? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसलिए लिख के रखें। जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिख रखें सबसे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको ये सब समझना जरूरी है। तो 2 सीरियस सिचुएशन है, भले ही सीरियस सिचुएशन है, पोएट यहाँ पे काफ़ी लाइट हार्टेड लैंग्वेज, मजाक मजाक में वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो काफ़ी सीरियस है। तो यही यहाँ का आयरनी है। और ये जो फीचर है ये पूरा पोएम में ही देखने को मिलेगा, इसी स्टैंजा का तरह बाकी सब स्टैंजा भी है। समझे? अगला चीज़ आप यहाँ पे ये नोटिस कीजिए राइमिंग स्कीम के बारे में। उससे पहले आप ये समझिए, यहाँ पे DYIN ये डाइंग लिखना चाह रहे थे पोएट, लेकिन राइम कराने के लिए इन्होंने यहाँ से G हटा दिया, सिर्फ DYIN लगा दिया। ठीक है, ताकि ये डैन लाइन से राइम कर पाए। अब देखिए एग्जैक्टली ये राइम तो नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे लास्ट में इन है और लायन ऑन है यहाँ पे, तो थोड़ा सा राइम कर रहा है। राइमिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है परफेक्ट राइम, एक होता है स्लैंट राइम। परफेक्ट राइम जैसे कि चांस एडवांस, परफेक्टली राइम कर रहा है। ईस्ट बीस्ट, परफेक्टली राइम कर रहा है, इसको बोलते हैं परफेक्ट राइम। ठीक है। दूसरा होता है स्लैंट राइम, जिसमें पूरी राइम ना करे, जैसे कि डाइन और लायन थोड़ा सा राइम कर रहा है, इसको बोलते हैं स्लैंट राइम। ठीक है। जबरदस्ती राइम करवाने के लिए यहाँ पे पोएट ने इसका स्पेलिंग चेंज किया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो क्यों आप यहाँ पे उन्होंने स्पेलिंग चेंज किया है? मेनली एक तो स्लैंट राइम के लिए, और इसी के तहत क्या होता है, टू क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट। ह्यूमरस, ये हो गया मेन आंसर। ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पोएट ने यहाँ पे इसका स्पेलिंग चेंज किया है। बात अगर समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अगर इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम पे बात करें तो चांस, इस साउंड को अगर आप ए देते हैं, ईस्ट ये अलग साउंड है, इसके लिए बी दे दीजिए। एडवांस ऐसा ही साउंड आ गया तो ए दीजिए। बीस्ट, ईस्ट सेम साउंड है तो बी दे दीजिए। डाइंग अलग साउंड आया सी, ये इससे राइम कर रहा है लाइन से, तो सी। तो राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी सी। यही जो राइमिंग स्कीम है वो पूरा हर स्टैंजा में यही सेम राइमिंग स्कीम यूज हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इतना ही बात हो गया, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ये पहला स्टैंजा कवर किया हमने। इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए दिए क्योंकि यही सब फीचर, यही प्लेफुल एग्जैजरेशन, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? एग्जैजर। ठीक है, JER, एग्जैजरेशन ऐसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग इसको। तो प्लेफुल एग्जैजरेशन आपको हर स्टैंजा में देखने को मिलेगा, ये फीचर कॉमन है। ह्यूमरस इफेक्ट हर पैरा में स्टैंजा में आपको देखने को मिलेगा। लाइट हार्टेड टोन, कॉमिकल टोन, ये आपको हर स्टैंजा में देखने को मिलेगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा बात है वो हम आगे समझ लेंगे, फिलहाल इतना समझे। चलिए आते हैं दूसरे स्टैंजा पे। दूसरे स्टैंजा में बोला हुआ है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ये 2 वर्ड में फोकस कीजिएगा, एक है नोबल और एक है ग्रीट। ये दोनों काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है। नोबल अच्छा चीज़ को बोला जाता है, ग्रीटिंग करना, आपको आके कोई ग्रीट करे वो भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ माना जाता है। लेकिन यह इस स्टैंजा में बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करना सिखाया हुआ है। ठीक है। तो बोल रहे हैं पोएट कि अगर आप कभी ऐसे ही चलते चलते ऐसे ही आप टहल रहे हो और तभी आपका मुलाकात हो जाए एक नोबल जंगली जानवर से, जो कि आपसे आके मिले, आपको ग्रीट करे। ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो डार्क ह्यूमर यूज़ कर रहे हैं, ये समझेंगे। डार्क ह्यूमर मतलब ऐसा चीज़ से हंसी डिराइव करना जो काफ़ी सैड माना जाता हो, समझ रहे? किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपको उसमें हंसी आ रहा है, तो वो डार्क ह्यूमर कहा जाएगा। ठीक है। अभी समझेंगे कहाँ पे यूज हुआ ये। पहले तीसरी लाइन पे आते हैं। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, ये एक फीचर हो गया। वो एनिमल का आप स्किन देखेंगे, फर्न अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि येलो ग्राउंड, ये बैकग्राउंड को शॉर्ट फॉर्म किया हुआ है। येलो बैकग्राउंड में पूरा स्किन ब्लैक येलो बैकग्राउंड का होगा और उसमें ब्लैक पट्टी दिखेगा आपको, ये ब्लैक स्ट्राइप्स दिखेंगे। ठीक है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। आप सिर्फ इसको आइडेंटिफाई, एक ही तरीका है आइडेंटिफाई करने का, आप ये देखिए कि वो आपको खाता है कि नहीं, जो कि काफ़ी एक रेडिकुलस एग्जैजरेशन है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। ये सिंपल रूल आप याद रखिए, इससे आप बंगाल टाइगर को इजीली डिसर्न यानी मेक आउट या फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे या फिर टेल कर पाएंगे। समझे? अब देखिए, ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। बंगाल टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिर्फ ये देखना है कि वो मुझे खाता है कि नहीं। अगर खा लिया तो हम समझ जाएंगे बंगाल टाइगर था। ठीक है। अब इसका लिटरल मीनिंग जानते हैं। देखिए, मतलब जो डीप मीनिंग है वो समझते हैं। यहाँ पे जो 2 वर्ड है, एक है नोबल और एक है ग्रीट।
एक तो ये कितना खतरनाक जानवर है बंगाल टाइगर, ठीक है, इसको ये 2 वर्ड से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो डार्क ह्यूमर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये जो यहाँ पे एडवाइस दिया हुआ है कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इफ़ ही ईट्स यू, वो आपको खा लेगा तो आपको समझ जाना है आपको कि वो बंगाल टाइगर था। तो ये जो यहाँ पे इतना बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि सिर्फ एक ही तरीका है बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने का, ये काफ़ी एक रेडिकुलस एग्जैजरेशन है। इसका कोई मीनिंग है क्या? नॉनसेंस मीनिंग है इसका, ठीक है। लेकिन पोएट चूँकि ह्यूमरस, मतलब ये पूरा पोएम ही ह्यूमरस तरीके से लिखा हुआ है, कॉमिकल तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए वो ऐसा एडवाइस देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक तो ये रूल जो है वो काफ़ी खतरनाक है, समझे, मतलब ज़िंदगी मौत का सवाल है ये रूल। इसी रूल को कहा है उन्होंने सिंपल रूल। अब ये सिंपल रूल में यहाँ पे क्या है, उनका सरकाज़म है, ठीक है। तो ये सरकाज़म भी आप याद रखिएगा। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न का मीनिंग एग्जाम में पूछते हैं, टू मेक आउट या फिर आइडेंटिफाई करना, समझे। ये 3 बात आप यहाँ पे याद रखिए, रेडिकुलस एग्जैजरेशन, सरकाज़म और डिसर्न का मीनिंग। इसके अलावा ये प्लेफुल एग्जैजरेशन, लाइट हार्टेड टोन, ठीक है, आयरनी भी यहाँ पे हो जाएगा उसी तरीके से। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होगा, सर्वाइव करना मेन एम होगा, ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बंगाल टाइगर, ठीक है। वही सारा लॉजिक, और राइमिंग स्कीम भी ABABCC वही रहेगा, ठीक है। चलिए आज ये तीसरे स्टैंजा पे, इसमें लिखा है कि इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइट विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। पहला 2 लाइन का मीनिंग समझते हैं। बोला कि इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ मतलब आप ऐसे ही टहल रहे हैं और टहलते टहलते आपका मुलाकात हो जाए एक ऐसे जानवर से जिसका हाइट मतलब एनिमल स्किन विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसका स्किन पे ऐसे ऐसे स्पॉट्स रहे, ब्लैक स्पॉट्स। पेपर्ड मतलब ऐसे छिड़का हुआ है, ठीक है। पेपर्ड ये भी एक काफ़ी प्लेफुल वे टू डिस्क्राइब, अच्छा तरीका है, मतलब लाइट हार्टेड टोन में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसे पेपर्ड रहेगा, छिड़का हुआ रहेगा, ठीक है। और स्ट्रॉलिंग फॉर्थ का मीनिंग भी समझिए, आप ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, ऐसे ही वॉक करते करते आपका मुलाकात ऐसे ही हो जाता है। मतलब ये जो इनकाउंटर है, आपका जो मुलाकात है इस एनिमल के साथ, वो काफ़ी एक कैजुअल इनकाउंटर है, ठीक है। पोएट ये बोलना चाह रहे हैं। तो आपका मुलाकात एक ऐसे जानवर से होता है, ऐसे बीस्ट से होता है जिसका स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स रहेगा, ठीक है। और आप ये देखिए, एज सुन हैज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो एनिमल आप पे छलांग लगा दे, ठीक है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। तब आपको समझ जाना है कि आपका ऊपर कौन सा एनिमल छलांग लगाया है, लेपर्ड है। आपके ऊपर जो भी एनिमल छलांग लगाए आप समझ जाइए कि वो क्या था, लेपर्ड था। तो ये लेपर्ड को आइडेंटिफाई करने का वो तरीका बता रहे हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी फिर से एग्जैजरेशन है और ह्यूमरस है, ठीक है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। और अगर आपके मन में कुछ शंका रह भी जाता है, आप अगर दर्द के मारे बहुत चिल्लाए भी, चीखे भी, तो आपका चिल्लाना इस एनिमल को डिटर नहीं कर सकता है, भटका नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। आप जितना चिल्लाएंगे, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो आपके ऊपर और छलांग लगाएगा और छलांग लगाएगा, ठीक है, आपको और अच्छे से मारेगा वो। तब इस परिस्थिति में आपको समझ जाना है कि वो एनिमल कौन सा है, लेपर्ड है, समझे। तो यहाँ पे लेपर्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया हुआ है। ये हमने समझ लिया लिटरल मीनिंग, कुछ अब और कुछ हिडन मीनिंग है तो वो भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हाइट समझ जाइएगा, एनिमल स्किन को बोलते हैं, ये वोकैबुलरी है, क्वेश्चन बनता है। स्ट्रॉलिंग फॉर्थ का यहाँ पे मीनिंग क्या है, पोएट बोलना चाह रहे हैं ये काफ़ी एक कैजुअल इनकाउंटर होगा, लेकिन काफ़ी सीरियस सिचुएशन है ये, ठीक है। इसके अलावा इसका इस पर छलांग लगा देना, तो फिर से यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, हाइपरबोले है। पोएट एग्जैजरेट्स एन इमेज टू मेक इट कॉमिकल, समझे। यहाँ पे वो आप पे बार बार छलांग लगाएगा, पोएट उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ताकि ये पूरा जो स्टैंजा है वो कॉमिकल ह्यूमरस बन जाए, समझे। इसलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हाइपरबोले है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, लीप, छलांग लगाने का स्पेलिंग क्या होता है, LEAP होता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का। सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे पोएट ने LEAPT की जगह LEPT यूज़ किया है, ये लेफ्ट, ये स्पेलिंग इन्होंने चेंज कर दिया। तो ऐसा पोएट के पास लाइसेंस होता है, इसको, ये भी एक पोएटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। मतलब पोएट्स कैन बेंड द रूल्स ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग और इवन लॉजिक फॉर आर्टिस्टिक इफेक्ट। पोएट का पास ये लाइसेंस होता है, उनके पास ये मतलब राइट है कि वो ग्रामर के रूल्स को चेंज कर दे, किसी के स्पेलिंग को चेंज कर दे, या फिर इवन लॉजिक को भी चेंज कर दे, ताकि आर्टिस्टिक इफेक्ट, चूँकि पोएट है
अच्छा तरीके से अच्छा बना के लिखना होता है, तो आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए उनके पास ये रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ने लेफ्ट का स्पेलिंग चेंज किया, तो ये बोलेंगे पोएट के पास क्या है, पोएटिक लाइसेंस है, समझे। उसी तरीके से ये लेप का स्पेलिंग भी गलत है, क्या होना चाहिए था, LEAP होना चाहिए था। इसके जगह पे उन्होंने ये यूज़ किया है और इसके जगह पे उन्होंने ये यूज़ किया है। अब ऐसा क्यों यूज़ किया है, ठीक है, इतना तो समझिए कि पोएट के पास लाइसेंस होता है ये यूज़ करने का, तो रीज़न क्या है, क्यों यूज़ किया है उन्होंने। तो लिखा है कि इट क्रिएट्स अ प्लेफुल चाइल्डिश साउंड दैट रीइंफोर्सेस द लाइट हार्टेड एंड एग्जैजरेटेड टोन ऑफ द पोएम। इस पूरा पोएम का टोन ही है लाइट हार्टेड, मजाकिया तरीके से ये पोएम लिखा हुआ है, बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पोएट इसका स्पेलिंग चेंज करते हैं तो एक काफ़ी प्लेफुल और चाइल्डिश साउंड डेवलप होता है, लेफ्ट 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 लेफ्ट, ठीक है, अच्छा साउंड है ये सब। तो इसीलिए ये साउंड चाइल्डिश साउंड हो जाता है, जो कि पोएट को हेल्प करता है पूरा पोएम को एक ह्यूमरस इफेक्ट, लाइट हार्टेड इफेक्ट देने में, समझे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, पहले भी आ चुका है बहुत बार क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, स्पेलिंग क्यों चेंज किया है उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। ऊपर में भी एक स्पेलिंग चेंज किया हुआ था, जैसे कि इसका ये डाइंग का, तो यहाँ पे भी ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ही उन्होंने चेंज किया था, ठीक है। चलिए, ये हो गया तीसरा तरीका लेपर्ड को आइडेंटिफाई करने का। अब आ जाइए चौथे स्टैंजा पे। इसमें फिगर से आप पहचान लीजिए ये बियर है। बियर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लिखा है कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, आप अपने आंगन में, ठीक है, घर का सामने जो खाली एरिया है वहाँ पे अगर आप ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहाँ पे आपको एक ऐसे जीव से मुलाकात होता है। अब यहाँ पे ये यार्ड पे ध्यान दीजिएगा, घर का जो बैकयार्ड होता है वो ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे जनरली बियर पाया जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ सरप्राइज पोएट क्रिएट करना चाह रहे हैं, समझे। उसके बाद वो क्रिएचर आपके बैकयार्ड में आने के बाद क्या करे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, ठीक है, जो आपको हग करे। अब हग करना काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं, कोई आपको गले लगाना है, काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन वेरी वेरी हार्ड यहाँ पे इस चीज़ का सीरियसनेस दिखा रहा है। वो हग जो है वो बहुत ही हार्ड है। अब बहुत ही हार्ड है मतलब एक नेगेटिव मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बी श्योर इट इज ए बियर, तब आप श्योर हो जाइए, कोई आपको बहुत जोर से हक करे कोई जानवर, तो आप समझ जाइए कि वो जानवर और कोई नहीं था, बियर था, ठीक है। और अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपके मन में कोई डाउट रह भी गया, आई गेस, जो कि मैं गेस कर रहा हूँ, ऐसे तो डाउट रहना नहीं चाहिए क्योंकि वो बियर का हग इतना हार्ड होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में डाउट रह भी गया, जो कि एक सरकाज़म है, ठीक है, सरकाज़म समझ रहे हैं, वो हग इतना टाइट होगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, आपका प्राण निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट रह भी गया, जो कि जनरली रहना नहीं चाहिए, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेज, ठीक है। करेज का मतलब होता है जेंटल लविंग टच, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। बोला कि अगर आपके मन में डाउट रह भी गया तो वो बियर क्या करेगा, आपको एक और दोबारा वही करेज, मतलब वही जेंटल लविंग हग फिर से करेगा। वही जेंटल लविंग बियर के लिए कैसा है, वेरी वेरी हार्ड, वही दोबारा फिर से वही हार्ड हग आपको फिर से करेगा, ठीक है। तब आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि आपको जो एनिमल गले लगाया है वो एनिमल और कोई नहीं, बियर है, समझे। तो बियर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हग से, समझे। चलिए कुछ छिपा हुआ बात समझ लेते हैं। इस लाइन में सरकाज़म है, ठीक है, कि अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया तो जनरली डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, हग पॉजिटिव वर्ड है, करेज ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यही आयरनी है यहाँ पे। ये पॉजिटिव, ये हग करेज सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, ये काफ़ी डेडली हो सकता है आपके लिए, काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो सकता है ये हग और करेज, ठीक है। यही आयरनी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोएट जो है वो क्या कर रहे हैं, ये जो इस सिचुएशन का सीरियसनेस है उसको डाउन प्ले कर रहे हैं विथ प्लेफुल लैंग्वेज। ये सब अच्छा लैंग्वेज यूज़ करके सिचुएशन का सीरियसनेस को थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा ये यार्ड शब्द से एक सेंस ऑफ सरप्राइज आ रहा है, ये सब याद रखिए, ठीक है। ये सब के ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा, कैसा क्वेश्चन आता है, वो सब मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। पहले आप सिर्फ चैप्टर को समझ लीजिए, आपको बता देंगे कहाँ से आपको लेना है वो, और ये सब आप डीप मीनिंग समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए आ जाइए फिफ्थ स्टैंजा पे। यहाँ पे दो एनिमल का फोटो दिया हुआ है, एक है पिक्चर दिया हुआ है, एक है हाइना का और दूसरा है क्रोकोडाइल का। देखते हैं दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लिखा है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो शिकार करके खाना खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे शिकारी एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना
अ नोविस माइट नॉन प्लस। नोविस का मतलब होता है बिगिनर। कोई एक नौसिखवा अगर इंसान है तो वो नॉन प्लस हो जाएगा। यहाँ पे नॉन प्लस यानी कंफ्यूज्ड, सरप्राइज, पजल हो जाएगा वो। किसको? बीस्ट ऑफ प्रे को आइडेंटिफाई करने में एक नौसिखवा जो है वो नॉन प्लस हो जाएगा, यानी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो क्रोकोडाइल और हाइना को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स। हाइनास, मेरी स्माइल्स मतलब लाउड लाफ। हाइनास आप अक्सर पाएंगे कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, लाउड लाफ करते हैं, कैकल्स करते हैं। ठीक है, जब उनको कोई नया शिकार मिल जाता है तो आप हाइना को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन अगर आप उस किसी एनिमल के आंखों में आंसू देख रहे हैं, वीप यानी टीयर्स देख रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू, तो इसका मतलब वो एनिमल क्या है? क्रोकोडाइल है। समझे कि नहीं? तो ये एक और तरीका हो गया हाइना और क्रोकोडाइल को डिस्टिंग्विश करने का। हाइना हंसते हुए मिलेंगे पोएट के हिसाब से, और क्रोकोडाइल रोते हुए मिलेंगे पोएट के हिसाब से, जो कि फिर से यहाँ पे एग्जैसरेशन है। हाइनास हंसते हुए मिलेंगे, यहाँ पे बोला क्या है? मेरी स्माइल्स, खुशी से हंसते रहेंगे, लेकिन ऐसा मुस्कुराएंगे तो नहीं। इनका जो लाफ होता है वो काफ़ी लाउड लाफ होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो हंस रहे होते हैं, वो उनका एक कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। हम इंसान जैसे ये लोग हंसते नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ के आंसू आप कई बार मुहावरे भी सुने होंगे। तो यहाँ पे वीप, ऐसा नहीं है कि मगरमच्छ सच में रोते हैं, ऐसा उनके आंखों में एक टीयर डक्ट होता है, जो अक्सर वो जब खाना खा रहे होते हैं तो एक्सेस मुंह में पानी अगर आ गया या फिर शरीर में ज़्यादा नमक हो गया तो वो उस चीज़ को आंखों में टीयर्स के जरिए डिस्चार्ज करते हैं। वो कोई इमोशनल होकर नहीं रोते हैं, वो एक शरीर बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, तो अब इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, अ नोविस माइट नॉन प्लस। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा? तो ये सेंटेंस जो है ना ग्रामेटिकली गलत है। यहाँ पे जो ये वर्ड है नॉन प्लस, इसको यूजुअली पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है। पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, मतलब नॉन प्लस्ड। इसको लिखने का तरीका ये होता है, लास्ट में ईडी लगाते हैं, यूजुअली ये तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस का सही ग्रामेटिकल फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो वो इस तरीके से होगा, अ नोविस माइट, यहाँ पे बी ऐड करना पड़ेगा, माइट बी नॉन प्लस्ड, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये होगा सही सेंटेंस। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पहले। ये बोलेंगे इस स्टैंजा में सेकंड लाइन में मिस्टेक है, बताइए क्या मिस्टेक है और उसको सही करके लिखिए। तो ये तरीका होगा। ठीक है, इसको यूजुअली पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे, मेरी स्माइल्स। यहाँ पे ये क्या खुशी से मुस्कुराते हैं? नहीं, इसको कंपेयर किया गया है लाउड लाफ से, तो मेटाफर हो गया पोएटिक डिवाइस। फिर वीप, यहाँ पे दो वर्ड आप देख रहे हैं, एक है मुस्कुराना और एक है रोना, दो अपोजिट वर्ड है, तो जक्स्टा पोजिशन, दो अपोजिट आइडिया को एक साथ रखा गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जक्स्टा पोजिशन हो जाएगा। इसके अलावा आयरनी भी है यहाँ पे। आयरनी ये है आइडेंटिफाइंग क्रोकोडाइल बाई टीयर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि क्रोकोडाइल्स आपको हमेशा रोते हुए मिलेंगे, हमेशा उनके आंखों में आंसू होगा। बहुत ही रेयर, कभी कभी वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उनके आंखों में टीयर्स दिखने को मिलते हैं। तो ये एक आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी। ठीक है, मतलब पोएट बोल रहे हैं कि अगर उनके आंखों में आंसू दिखे तो आप श्योर हो जाइए वो क्रोकोडाइल होगा, लेकिन हमेशा वो आंसू तो दिखेगा नहीं ना, उसका ऑपोजिट होता है, हमेशा ये रोता नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आयरनी हो जाएगा। चलिए, इतना ही था यहाँ पे मेन बात। अब आ जाइए लास्ट स्टैंजा पे। इसमें बोला है द ट्रू कमेलियन, यहाँ पे कमेलियन को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया हुआ है, इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। आजकल क्या होता है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप ये दो पिक्चर देख लीजिए, कमेलियन का और लिजर्ड का। लिजर्ड मतलब छिपकली, कमेलियन मतलब गिरगिट। आपने एक मुहावरा भी सुना होगा कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो यही कमेलियन का फीचर होता है। ठीक है, ये बहुत इजीली रंग अपना चेंज कर लेता है, कैमोफ्लाज कर लेता है खुद को। आगे पढ़ते हैं समझ में आएगा। बोला कि जो असली जो कमेलियन होता है ना, वो उसका साइज छोटा होता है, एक लिजर्ड की तरह होता है देखने में, लेकिन अंतर होता है दोनों में। ठीक है, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। पहला फीचर इसका ये है कमेलियन का कि उसका कोई कान नहीं होता है। अब ये पूरी सच नहीं है, उसका एक्सटर्नल कोई कान, पहाड़ में आपको कान का शेप का कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ये सुन नहीं पाता है, इसके पास इंटरनल ईयर्स होता है। ठीक है, ये सुन सकते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ये बात सच है, इसके पास कोई पंख नहीं होता है। ठीक है, और क्या फीचर बताया हुआ है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट्स द कमेलियन यू सी। ये तरीका बताया कमेलियन को आइडेंटिफाई करने का।
कि अगर आपको ट्री पे कुछ भी ना दिखे ना तो आप समझ जाइएगा कि आपने क्या देखा है, कैमेलियन देखा है। अब ये दो लाइन काफ़ी ज़्यादा आयरोनिकल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है, काफ़ी ज़्यादा पैराडॉक्सिकल है। हम बहुत टर्म इस्तेमाल कर दिए, एक एक करके समझते हैं। देखिए, ट्री का तो जनरली कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और ये जो कैमेलियन है आपको मेनली ट्री पे मिलेंगे, और ये अपना स्किन का कलर भी ग्रीन कर लेते हैं। हरे हरे पत्तों में हरे कलर का ये कैमेलियन छिपा हुआ रहेगा। आपको दिखेगा ही नहीं कि कौन पत्ता था कौन कैमेलियन था, आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इनविजिबल हो जाते हैं ये, ठीक है। तो इसी फीचर को बोलते हैं कैमोफ्लाज करना। तो कैमेलियंस कैमोफ्लाज परफेक्टली, काफ़ी अच्छे तरीके से कैमोफ्लाज कर लेते हैं। वैसे अगर यहाँ पे हुए स्टेम पे तो ब्राउन कलर में ये चेंज हो जाएंगे, इसका अपना स्किन का कलर ब्राउन कर लेंगे, तो वहाँ पे भी इनविजिबल हो जाएंगे वो, ठीक है। तो अपना कलर ये काफ़ी चेंज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि अगर आपको ट्री पे कुछ भी ना दिखे ना तो आप समझ जाइएगा कि आपको कैमेलियन दिखा, समझे। लेकिन ये जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का, ये काफ़ी मिसलीडिंग तरीका है, ये काफ़ी एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। ये इसलिए पैराडॉक्सिकल है, पैराडॉक्सिकल मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ये जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे, देखिए, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि आपको ट्री पे कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी मतलब समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखा। जब आपको कुछ भी दिख ही नहीं रहा है तो आप कैसे बोलेंगे कि वहाँ पे कैमेलियन है? समझ रहे बात का कह रहा है, इसी चीज़ में पैराडॉक्स है। पोएट बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं दिखे तो आपको क्या दिखा है, वो कैमेलियन दिखा है। लेकिन अगर आप इसका डीप में इसको इंटरप्रेट करेंगे तो आप पाएंगे कि पोएट बोल रहे हैं कुछ भी नहीं दिखा, मतलब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे कि वो कैमेलियन है? इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका काफ़ी पैराडॉक्सिकल है, समझे। ये वर्ड याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो ये तरीका हो गया। राइमिंग स्कीम फिर से वही AB और ABCC। पूरा पोएम का अगर बात करें तो पूरा पोएम ह्यूमरसली अनरिलायबल एडवाइस से भरा हुआ है। जो भी एडवाइस इस पोएट ने दिया हुआ है काफ़ी अनरिलायबल एडवाइस है, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा, काफ़ी ह्यूमरस है, हंसी तो काफ़ी आएगा, ठीक है। जो भी एडवाइस है काफ़ी रेडिकुलस है, नॉन सेंसिकल एडवाइस इन्होंने दिया हुआ है। ये पोएम का मेन मकसद ये नहीं था कि आपको नॉलेज दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए। मेन मकसद क्या था? प्राइमरीली फॉर इंटरटेनमेंट, ह्यूमर। ये पोएम मेनली ह्यूमर के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। ये तरीका आप डेली लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये आपका जान जा सकता है, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा ये सब तरीका, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये पोएम प्राइमरीली फॉर इंटरटेनमेंट था, ना कि फॉर एजुकेशन। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसलिए लिख के रख दिए। यहाँ पे नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं नॉन प्लस्ड को, तो इसका बारे में बता ही दिए कि यूजुअली पैसिव वॉइस में यूज होता है, ये लास्ट में SED लगा रहता है, ठीक है, ये वाला। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा पोएम को। बीच में हम येलो से हाईलाइट कर रखे हैं। सबसे पहले हमने देखा एशियन लायन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इनका रोर से आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा हमने देखा बंगाल टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप समझिएगा कि अगर वो आपको खाता है कि नहीं। लेपर्ड को तो लीप से, ठीक है, आपके ऊपर छलांग लगाता है कि नहीं। बियर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हग से। फिर हाइना को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मेरी स्माइल से। क्रोकोडाइल को वीप से, टीयर देख के। और कैमेलियन को इनविजिबल, और आपको कुछ भी ना दिखे तो आप समझिएगा वो कैमेलियन था। बाकी इसका डीप मीनिंग आपको समझा ही दिए। और ये पूरा जो भी हम लिख रखे हैं आपके स्क्रीन पे, जो भी ये सब दिख रहा है, ये आपको डाउनलोड करने के लिए PDF मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे, ठीक है। वहाँ पे आप जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को ही पॉज करके आप अपने बुक में भी खुद से लिख सकते हैं। खुद से लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ याद भी रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये पूरा वीडियो एंड होता है और आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आप सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिए कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स क्वेश्चन आंसर बाय CBSE गाइडेंस। लास्ट में ऐड कर दीजिएगा बाय CBSE गाइडेंस, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। इस चैप्टर, इस पोएम का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो दे दिए वेबसाइट पर, ठीक है। उसको प्रिपेयर कर लीजिए, उससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा, काफ़ी डीप में समझाया आपको। इसके बाहर तो और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वीडियो से लगा तो 3 काम कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस, SST सबके, आप उनको देखिए, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।